हेलो बच्चों, पॉलिटिकल साइंस और लीगल एप्टीट्यूड वाली सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है वो है संविधान की 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो क्लैट हो या इंडिया जीके के क्वेश्चन हो, सभी में। तो आइए हम जानते हैं ये 12 शेड्यूल्स कौन कौन से हैं, 12 अनुसूचियाँ। ये 12 अनुसूचियाँ बताने से पहले मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 2 मिनट बेसिक बात बताऊंगा। देखिए, ये 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था, भारत का संविधान। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया था। शुरुआत तो इस दिन हुई थी संविधान की, लेकिन कंप्लीट इस दिन हो गया था। तो ये 2 महीने बाद क्यों शुरू हुआ? 26 नवंबर 49 को पूरा हो गया था। इसमें 284 जो मेंबर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने साइन कर दिए थे। 284 लोगों ने साइन किए थे, ठीक है। लेकिन 2 महीने बाद शुरू क्यों किया? उसके पीछे स्टोरी है दिसंबर 1929 का लाहौर सेशन। लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था 29 दिसंबर में। इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने और पूरी मीटिंग के जो सदस्य थे उन्होंने फैसला किया कि हम अगले महीने 26 जनवरी को 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को मनाया गया था 1930 में। ये फैसला दिसंबर वाले 1929 में लाहौर सेशन में हुआ। ये बहुत फेमस है लाहौर सेशन। इसमें तो फुल इंडिपेंडेंस है ना, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, हमें पूरी आज़ादी चाहिए। ये फैसला कांग्रेस ने इसमें किया था। तो उसके बाद उन्होंने 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया। देश आज़ाद नहीं हुआ था, फिर भी मनाया गया। हालांकि फुल एंथुजियाज्म के साथ नहीं मनाया गया, फिर भी ये मनाया गया था। तो कांग्रेस के लिए एक इंपॉर्टेंट डेट थी, इसलिए उन्होंने 26 नवंबर को फैसला किया कि हम ये 2 महीने बाद इंप्लीमेंट करेंगे। ये तो थी स्टोरी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग की। और 26 नवंबर ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं और शेड्यूल्स हैं, ये कितने थे पहले और अब कितने हैं। ये बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। 26 जनवरी 1950 और एक ये आज 2024, इन दोनों में आज कितने हैं और पहले कितने थे? देखो, पहले बात करते हैं हम पार्ट्स की। पार्ट्स हमारे थे 22 और आज जो हमारे पार्ट्स हैं, जो भाग हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 25 हैं। ये 25 कैसे हैं? देखो, पार्ट्स हमारे आज भी 22 ही हैं, 23 पार्ट्स नहीं है या 24 है। ये फिर 25 कैसे हुए? बीच में कुछ पार्ट्स में ए बी करके और बना दिए, 23 नहीं डाला। वो कौन कौन से हैं? एक तो ये 4th ए है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक 9th ए पार्ट है, एक 9th बी पार्ट है, और एक है 14th ए। ये 4 हैं ए बी करके, ये नए डाल रखे हैं, 23 नहीं है। तो ये 4 डाल दिए तो फिर तो ये 26 हो गए, 26 हो गए ना। लेकिन 25 हैं क्योंकि ये 7th जो पार्ट है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये ओमिटेड है। और ये ओमिटेड आज से नहीं है, ये 1956 से ही है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये 7th पार्ट डिलीट किया, उस टाइम 1956 में हमारे 14 स्टेट्स बना दिए गए थे। इसमें बी टाइप वाले स्टेट थे। 47 से 56 तक ए टाइप के स्टेट्स और बी टाइप के स्टेट्स थे। उस स्टेट्स का, बी टाइप के जो स्टेट्स थे, उनका सारा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वो 7th पार्ट में लिखा हुआ था। तो जब 1956 में ये 14 स्टेट्स बना दिए लैंग्वेज के बेस पे, भाषा के आधार पर, तो फिर इसकी जरूरत नहीं थी बी टाइप के स्टेट्स की, तो ये पूरा डिलीट कर दिया। तो अब बच गए कितने? अब बच गए 25, 21 ये और 4 ये। इस प्रकार हमारे पार्ट्स हैं वो हैं 25। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल में भी बहुत सारी कंफ्यूजन है, वो पता नहीं कौन कौन कुछ बताते रहते हैं। हमारे आर्टिकल थे 395 इस दिन, 395 अनुच्छेद थे भारतीय संविधान में, 395 आर्टिकल थे। और आज हैं वो हैं 470 आर्टिकल्स। आज हमारे 470 आर्टिकल हैं। ये कैसे हैं? इसमें भी कोई 396 आर्टिकल नहीं है, 397 आर्टिकल नहीं है।
आज भी भारत का संविधान तुम पढ़ोगे 395 ही आर्टिकल हैं, तो फिर इतने कैसे हुए? लास्ट नंबर यही है, इतने कैसे हुए? इसी प्रकार पार्ट्स की तरह इसमें भी कोई 14A, कोई 51A, कोई 300A, इस प्रकार बहुत सारे ABC करके ABBC करके बहुत सारे डाल रखे बीच में, नया नंबर नहीं ऐड किया। तो ये कैसे बने? देखो 395 तो हैं ही सारे, बाद में ये ABC करके ये 99 और डाल रखे हैं अलग से, ठीक है। तो फिर ये तो 494 हो गए ना। लेकिन इसमें 24 आर्टिकल्स ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिलीटेड है, ओमिटेड है, बहुत सारे डिलीट कर रखे हैं। तो 24 इसमें माइनस करेंगे तो 470 हो गए। तो बहुत सारी जगह बहुत से टीचर हैं वो अलग अलग बताते रहते हैं। ये 470 आर्टिकल, 470 ये 471 थे, 370 बैठा दिया ना, 370 था जम्मू कश्मीर वाला, वो बैठा दिया, तो 470 हमारे अनुच्छेद हैं। और लास्ट आता है हमारे शेड्यूल का, ये जो अनुसूची है, ये शेड्यूल है वो कितनी थी? ये 8 शेड्यूल थी 26 जनवरी 1950 को। अब जो शेड्यूल्स हैं वो हैं 12 शेड्यूल हैं, 4 शेड्यूल और जोड़ दिए। ये 8 तक थी, ये चारों हैं, ये बाद में जोड़ी। अभी हम पढ़ेंगे ये कब जोड़ी थी और क्या क्या है इनमें, ठीक है। अब ये सारे जो शेड्यूल्स हैं, इन शेड्यूल्स में क्या क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। ये जो 6 शेड्यूल्स हैं ना, इनमें तो आपको ये क्या है ये याद रखना है बस, इसमें क्या क्या है। इधर वाली थोड़ी सी डिटेल्स से होंगी, इनमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो फर्स्ट शेड्यूल है वो देखिए, फर्स्ट शेड्यूल में हमारे 28 स्टेट्स के नेम हैं, नाम लिख रखे हैं राज्यों के। फर्स्ट शेड्यूल है। शेड्यूल क्या होती है? शेड्यूल हमारे आर्टिकल्स में नहीं है कहीं भी। शेड्यूल एक अलग डॉक्यूमेंट होता है जो किसी बुक के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलग से लगाते हैं। तो किसी खास बात को लिखने के लिए शेड्यूल्स बनाई जाती हैं जो हमारे आर्टिकल्स में नहीं है। तो फर्स्ट शेड्यूल है, फर्स्ट अनुसूची है, उसमें 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी, ये इनके नाम लिख रखे हैं। अगर हमारे स्टेट्स और यूटी में कोई चेंज होता है तो यहाँ फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची में चेंज होगा। जैसे अभी हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं वो यूटी बना दिए, तो वो चेंज यहाँ हुआ, दादर नगर हवेली दमन दीव को मिक्स कर दिया, फिर 8 यूनियन टेरिटरी रहेगी। ये सारा परिवर्तन फर्स्ट शेड्यूल में है क्योंकि इसमें स्टेट्स के नाम है और यूटी के नाम है। दूसरी अनुसूची पे आ जाओ। सेकेंड शेड्यूल जो है उसमें हमारे सारे इमोल्यूमेंट्स हैं। इमोल्यूमेंट होता है भाई सैलरी, सैलरी को इमोल्यूमेंट बोलते हैं, अलाउंस और सैलरी। किसकी सैलरी है इसमें? इसमें लिख रखी हैं हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जो लोकसभा स्पीकर है, राज्यसभा के स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं और हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज, उन सब की सैलरी यहाँ सेकंड शेड्यूल में लिख रखी है। दूसरी अनुसूची में भारत की जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी सैलरी मेंशन है। तीसरी अनुसूची पे आ जाओ। ये जिनकी सैलरी का जिक्र है ना सेकंड शेड्यूल में, उन लोगों की शपथ है यहाँ पे, ओथ है, वो लिख रखी है इसमें थर्ड शेड्यूल में कि कौन कौन सी शपथ लेंगे। लोकसभा स्पीकर कौन सी लाइन बोलेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, कौन सी शपथ लेंगे, वो सारी ओथ्स है ना, शपथ हैं, वो सारी किस में लिख रखी हैं? शेड्यूल थर्ड में। तीसरी अनुसूची में ओथ्स हैं। अब फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ है वो है राज्यसभा। फोर्थ में क्या लिख रखा है? कौन से स्टेट में कितनी राज्यसभा की सीट होंगी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स फ्रॉम ईच स्टेट। हमारे स्टेट्स हैं उनमें राज्यसभा की कितनी कितनी सीट होंगी वो लिख रखी है फोर्थ शेड्यूल में, चौथी अनुसूची में। हरियाणा में 5 सीट हैं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है, मोस्ट पॉपुलेटेड है, तो उसमें 31 सीट्स हैं राज्यसभा की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की तो 80 सीट हैं मैक्सिमम और राज्यसभा की मैक्सिमम। ऐसे हर स्टेट की सीट हैं वो यहाँ लिख रखी हैं फोर्थ शेड्यूल में, राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन बता रखा है। अब आ जाइए ये 5th और 6th शेड्यूल में। देखो ये 5th और 6th शेड्यूल में बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में ही शेड्यूल ट्राइब जो है भारत में, आदिवासी जो लोग हैं उनके अधिकार हैं, उनके मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र है। ये जो 5th शेड्यूल है ना, इसमें तो शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी जो
लोग होते हैं, उनका मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन किनका? शेड्यूल ट्राइब का। पूरे देश में आदिवासियों के जो ये एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रशासन होता है, मैनेजमेंट है, उनको स्पेशल राइट्स दिए गए हैं, स्पेशल राइट्स दिए गए इनको। तो वो सारे इसमें हैं। गवर्नर के पास राइट्स हैं कि वो उनको स्पेशल पैकेज, स्पेशल अधिकार दे सकता है। पूरे देश के लिए है ये, ऑल ओवर कंट्री, पूरे देश के आदिवासी लोगों की राइट्स और उनके मैनेजमेंट बता रखे, अधिकार दे रखे होंगे। ये भी उनके बारे में, ये भी एसटी के बारे में, लेकिन केवल 4 स्टेट के लिए। ये 6th सूची है ना, 6th अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 5th और 6th दोनों ही शेड्यूल ट्राइब के बारे में है। 5th तो है पूरे देश के लिए और 6th है केवल एसटी ऑफ एटीएम। एटीएम आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये डबल एम है, ये ध्यान रखना एटीएम में। आसाम के आदिवासी, त्रिपुरा के आदिवासी, मिजोरम के आदिवासी, मेघालय के आदिवासी, इन 4 स्टेट्स के जो आदिवासी हैं उनके लिए स्पेशल राइट, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, विशेष अधिकार दे दिए गए हैं। और यहाँ तो इन 4 स्टेट्स में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाने के भी परमिशन है। ऑटोनोमस स्वायत्त जिला, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बना रखे हैं। जैसे आसाम में बोडोलैंड है, आसाम में बोडो लोग रहते हैं, बोडोलैंड वाला एरिया है ना, उसमें स्पेशल राइट्स है, क्योंकि आसाम जो इसमें आता है 6th शेड्यूल में, आसाम के आदिवासियों के लिए, बोडो आदिवासी हैं उनके लिए स्पेशल राइट्स हैं। गवर्नर है, उसके पास अधिकार है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये 6 अनुसूची में तो क्या क्या है आपको वो याद रखना है, वो डिटेल से पढ़नी है। 1st शेड्यूल में स्टेट्स यूटी के नाम, 2nd शेड्यूल में हमारे गवर्नर, चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के जज, प्रेसिडेंट, इन सब की सैलरी है। 3rd शेड्यूल में ओथ हैं सबकी, इन बड़े बड़े अधिकारियों की। 4th शेड्यूल में राज्यसभा की सीट्स हैं। और 5th और 6th में शेड्यूल ट्राइब का मैनेजमेंट है, उनके राइट्स हैं, उनके बारे में लिख रखा दोनों में ही। 5th में तो पूरे कंट्री में, जैसे मान लो महाराष्ट्र में भी हैं आदिवासी, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, उन सब का जिक्र है। और ये 4 स्टेट्स हैं ना, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, मिजोरम और मेघालय, इनके जो शेड्यूल ट्राइब लोग हैं उनके लिए 6 शेड्यूल बना रखे हैं, अलग से लिख रखे हैं। अब हम पढ़ते हैं ये इधर वाले, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ये इधर वाले 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 9th, 10th, 11th, 12th, ये हम इनके बारे में पढ़ेंगे। 7th शेड्यूल पे आ जाइए। 7th शेड्यूल में है हमारी 3 लिस्ट। हमारे देश में 3 लिस्ट बना रखी है हमने, और ये 3 लिस्ट क्यों बना रखी हैं? फेडरलिज्म के लिए। फेडरलिज्म होता है संघवाद, संघवाद होता है ना। ये फेडरलिज्म क्या है? जिस कंट्री में 2 या 2 से ज्यादा लेवल हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, हमारे देश में तो तीसरा लेवल भी है, लोकल गवर्नमेंट। जिस देश में 2 या 2 से ज्यादा, when there are 2 or more than 2 levels of government, वो फेडरलिज्म होता है, वो संघ होता है। तो हमारा देश तो संघ है, स्टेट गवर्नमेंट अलग से चलती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से चलती है। तो उसके लिए हमने 3 लिस्ट बना रखे हैं, ताकि कोई भी सेंटर और स्टेट में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सबके राइट्स बांट रखे हैं। तो 3 टाइप की ये लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, और एक स्टेट लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। ये होती है केंद्र सूची, राज्य सूची, और ये होती है समवर्ती सूची। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 लिस्ट हैं। और इन लिस्ट में है क्या? सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें केवल यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं केवल राज्य सरकार का अधिकार है, स्टेट गवर्नमेंट का राइट है, वो लॉ बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं, राइट्स हैं उनके पास। तो देखो, जैसे मान लो आर्मी है यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, बैंक्स हैं यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है, आरबीआई है यूनियन लिस्ट में आता है। तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार हैं इनके ऊपर कानून बनाने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट जैसे कि आज ये कि जैसे कि पुलिस है, स्टेट लिस्ट में है पुलिस, और ये मान लो ये भी है पुलिस के साथ साथ लिकर, शराब,
शराब, जैसे गुजरात ने शराब बंद कर दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट मना नहीं कर सकती उनको, हरियाणा में शराब बंद कर दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको मना नहीं कर सकती, वो अपनी बंद कर सकते हैं, क्योंकि लिकर जो है ना, शराब जो है स्टेट लिस्ट में आता है, राज्य सरकार के अंडर है, और पुलिस है ये भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होती है। ऐसे कॉन्क्रीट लिस्ट में भी हैं, जैसे दोनों का अधिकार है। एजुकेशन जैसे कॉन्क्रीट लिस्ट में है, शिक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी। तो ऐसे लिस्ट है हमारे ये 3 टाइप की। अब इनमें नंबर भी जरूर याद रखना आप। देखो पहले यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे, अब हो गए हैं 100 सब्जेक्ट, 100 टाइप सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में पहले थे 66, अब हैं 61, इसमें 5 कम हो गए ना। इसमें थे 47 और इसमें अब हो गए हैं 52, तो इसमें 5 बढ़ गए, 5 प्लस हो गए, इसमें 5 माइनस, इसमें 5 प्लस। इसका मतलब 5 स्टेट लिस्ट के जो 5 सब्जेक्ट थे ना, वो इसमें डाल दिए, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए 5 सब्जेक्ट। ठीक है, वो 5 सब्जेक्ट बता देता हूं मैं। वो एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट वाला, एजुकेशन वाला, और ये वेट एंड मेजर्स, वेट एंड मेजर्स, और साथ में इसमें वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन है ना, वो भी कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया। पहले स्टेट लिस्ट में थे, स्टेट लिस्ट से इसमें कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया एजुकेशन, फॉरेस्ट और वेट एंड मेजर्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, और एक है कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के बाकी सारे कोर्ट्स। ये 5 सब्जेक्ट पहले स्टेट लिस्ट में थे, जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दी। तो ये तो था 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में है संघवाद यानी फेडरलिज्म। हमारी 3 टाइप की लिस्ट है। एक लिस्ट और होती है, रेजिडुअल सब्जेक्ट्स होते हैं। रेजिडुअल सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो तीनों में नहीं है। जब डॉक्टर अम्बेडकर और लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस टाइम बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो थे नहीं, जैसे सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन शॉपिंग है, कंप्यूटर है, ये सारे थे नहीं, तो फिर इनको रेजिडुअल सब्जेक्ट बोलते हैं। तो और ये लिखा था कि ये रेजिडुअल सब्जेक्ट्स हैं, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट हैं ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे। तो ये जो जितने भी रेजिडुअल सब्जेक्ट्स हैं बचे हुए, उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है यूनियन लिस्ट में। अब आते हैं हम 8th शेड्यूल में। ठीक है, 8th शेड्यूल में क्या है, देखो 8th शेड्यूल जो है हमारी, उसमें है हमारी 22 लैंग्वेजेज, ऑफिशियल लैंग्वेजेज। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज पहले 14 थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ ना तो 14 लैंग्वेज थी, अब हो गई हैं 22। हिंदी है, उसको 43% लोग बोलते हैं सबसे ज्यादा, उसके बाद बोलते हैं बंगाली लैंग्वेज, बंगाली को 8% लोग बोलते हैं, उसके बाद है मराठी, मराठी को 7%। सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है हिंदी, 2 नंबर पे है बंगाली और 3 नंबर पे है मराठी। ऐसे सारी लैंग्वेज हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 22 लैंग्वेज है, पहले 14 थी। तो फिर कौन सी जोड़ी, ये भी आप याद रखना। जैसे कि ये सिंधी लैंग्वेज जोड़ी, फिर सबसे पहले सिंधी लैंग्वेज 1967 में जोड़ी, तो 15 होगी। ठीक है, और इसका अमेंडमेंट भी याद रखना, 21st अमेंडमेंट था ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सिंधी लैंग्वेज 1947। सिंधी लोग हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, पाकिस्तान में भी हैं, तो उनके लिए उनका भी नाम डाल रखा है सिंधी लैंग्वेज का भी। ठीक है, उसके बाद ये कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। नेपाली भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये 3 लैंग्वेज डाल दी, फिर 15 हो गई थी ना, 3 लैंग्वेज ये डाल दी। ये 1992 में डाली। ठीक है, और उसके बाद 4 लैंग्वेज और थी, वो लैंग्वेज हैं बोडो, ये भी डाल दी, बोडो और डोगरी, ये इसमें हिमाचल प्रदेश में और वहाँ कश्मीर में बोलते हैं, और ये मैथिली बोलते हैं इसको। मैतेई तो यही है, मैतेई जो बोलते हैं, मणिपुरी को भी बोलते हैं, मैतेई भी बोलते हैं इसको, ये मैथिली, और एक संताली बिहार में है। ये 4 लैंग्वेज, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये 4 जोड़ दी 2003 में। ये 67 में सिंधी, 92 में ये 3 लैंग्वेज, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, और 2003 में ये बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये 4 लैंग्वेज जोड़ दी, तो ये सारी होगी
22, अभी 22 ही है कई साल से, इन 2003 के बाद 22। तो ये 8 शेड्यूल भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब आता है शेड्यूल 9, ये 8 शेड्यूल थी ना, यहां तक तो हमारे थी पहले 26 जनवरी 1950 को इतनी शेड्यूल थी, 8 शेड्यूल। अब ये कब जोड़ी और क्या क्या है इनमें, ये देखो आप 9th शेड्यूल पे आ जाओ। 9th शेड्यूल, 9th शेड्यूल में है हमारी सारी लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, ये समझ लो आप इसमें। और हमारे ये जो फर्स्ट अमेंडमेंट था ना, वो है ये भारत के संविधान में तो पहला संशोधन हुआ था वो पहला संशोधन था, ये 9th शेड्यूल ऐड की गई थी। ये 9th शेड्यूल है 9वीं सूची, यही फर्स्ट अमेंडमेंट था। फर्स्ट अमेंडमेंट क्या था, 1951 में किया गया। ये जो 9th शेड्यूल थी 1951 में ही जोड़ दी थी। इसमें है क्या, इसमें लैंड रिफॉर्म था मेन स्टार्टिंग। तो अब तो बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए, अब तो हो गए 284 सब्जेक्ट हैं इसमें। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकता। दीज सब्जेक्ट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते इनको, जो भी सब्जेक्ट 9th शेड्यूल में डाल दिया हो। क्योंकि ये लैंड रिफॉर्म के कारण नेहरू जी ने जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और लैंड का वो शुरू किया, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीनें नहीं दी आज़ादी के बाद, तो वो सारे काम नहीं करने दे रहे थे, तो लैंड रिफॉर्म को डाल दिया 9th शेड्यूल बना के। अब कोई कोर्ट में नहीं जा पाएगा, नहीं तो रोज कोर्ट में खड़े रहते थे और गवर्नमेंट को काम नहीं करने दे रहे थे। तो 1951 में ये 9th शेड्यूल ऐड हुई। ये हमारे भारत का पहला संशोधन था 9वीं अनुसूची, ठीक है। इसमें लैंड रिफॉर्म्स हैं और बाकी और सब्जेक्ट्स हैं 284, ठीक है। अब आती है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल जो है वो जुड़ी थी, इसमें क्या है, इसमें है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन होता है दल बदल कानून। 1985 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने पास करवाया था एंटी डिफेक्शन लॉ। और इसका कारण तो हरियाणा था। वैसे हरियाणा में जो गया राम गया राम वाला जो नारा आया था, हरियाणा से आया था। 1967 में हरियाणा इलेक्शन हुए थे, तो एक एमएलए था, उसने एक दिन में 4 बार पार्टी बदली थी, तो तब से आया राम गया राम बोलने लगे। तो जीतने के बाद जिसकी गवर्नमेंट बनती थी ना, उस पार्टी में शामिल हो जाते थे मलाई खाने के लिए। तो ये बदलाया, ये कानून बनाया 1985 में राजीव गांधी ने। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का था 52nd अमेंडमेंट। 52nd अमेंडमेंट था, ये था हमारा 1985 में। ये था एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें क्या है, कोई एमएलए एमपी है, यदि जीतने के बाद पार्टी बदल लेता है इलेक्शन जीतने के बाद, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सारे राइट्स हैं वो विधानसभा स्पीकर और लोकसभा स्पीकर को, राज्यसभा स्पीकर को दे रखे हैं, ठीक है। और भी कई कारण हैं, अपनी पार्टी का कहना न माने, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले, अपनी पार्टी छोड़ दे, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। हालांकि बाद में 2003 में इसको थोड़ा सा और मजबूत कर दिया गया था, क्योंकि इसमें क्या लिख रखा था, इसमें ये लिख रखा था 85 में कि 1/3 मेंबर यदि चले जाएं ना, 1/3 मेंबर यदि चले जाएं, मान लो कि एक 10 एमएलए जीत गए और उसमें से 3 एमएलए चले जाएं, 4 एमएलए चले जाएं, मान लो 1/3 हो जाए, 33%, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। उसको थोड़ा और मजबूत कर दिया गया, फिर 2/3 कर दिया गया 2003 में ये पास हुआ कि बिल पास हुआ कि भाई जो 2/3 मेंबर यदि जाएंगे दूसरी पार्टी में, मर्ज कर देंगे, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। यानी कि भाई 10 एमएलए हैं किसी के, 10 या एमपी हैं एक पार्टी के, और उसमें से 7 एमएलए चले गए दूसरी पार्टी में, तो फिर वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे। 1, 2, 3 जाएंगे तो डिस्क्वालीफाई होंगे। तो 2/3 यदि मर्ज होते हैं एक साथ, तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, नहीं तो डिस्क्वालिफिकेशन है। तो ये सारे रूल डाल रखे हैं 10th शेड्यूल में। इसको बोलते हैं दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची 1985 में ऐड की गई। अब आता है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में हमारी लोकल रूरल गवर्नमेंट का जिक्र है। लोकल रूरल गवर्नमेंट 11th शेड्यूल। तो ये लोकल रूरल गवर्नमेंट यानी पंचायतों का जिक्र है, पंचायती राज सिस्टम है इसमें।
पंचायती राज सिस्टम 11वीं अनुसूची में डाल रखा है, 12वीं में अर्बन है, दोनों ये उसी के लिए है, लोकल गवर्नमेंट के लिए है दोनों, ये गांव वाली है शहरों वाली। तो पंचायती राज सिस्टम में हमारे 3 लेवल हैं। सबसे बड़ा है जिला परिषद, जिला लेवल पर जिला परिषद, फिर ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक समिति, और फिर गांव के लेवल पर पंचायत, विलेज लेवल पर। तो 3 लेवल की पंचायती राज सिस्टम है। तो ये कब पास हुआ था? ये 1992 में, 1992 में ये बिल लाया गया, और ये अमेंडमेंट था 73rd अमेंडमेंट, 73वां संवैधानिक संशोधन था 92 में, और ये 11th शेड्यूल में ये इसको डाल रखा है। 3 प्रकार के ये लेवल हैं पंचायतों के, ये सारा जिक्र है, कैसे पंचायत बनेगी, कौन उसको जीत सकता है और कौन कितने साल का लड़ सकता है, ठीक है, ये सारी 11th शेड्यूल में है 1992 में। लेकिन ये पास तो हुआ था अगले साल पूरा 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को नेशनल पंचायत डे बनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है पूरे देश में, ठीक है। अब आता है 12th शेड्यूल। 12th में अभी मैंने बताया था ना, इसमें है सारी लोकल अर्बन गवर्नमेंट, लोकल अर्बन गवर्नमेंट है ना, नगर पालिका, नगर निगम, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपालिटी, वो सारा इसमें लिख रखा है 12th शेड्यूल में, ठीक है। ये भी 1992 में 12th शेड्यूल भी, और ये 74th अमेंडमेंट, पंचायती राज वाला था तो 73rd अमेंडमेंट था, और ये 74th अमेंडमेंट, ये 92 में हुए सारे, ठीक है। ये 1 जून 1993 को शुरू हुआ, वो 24 अप्रैल को, और ये अप्रैल के बाद मई और जून 2 महीने बाद ये शुरू हो गया था ये अर्बन वाला। इसमें भाई छोटे शहरों के लिए म्युनिसिपालिटी हैं और बड़े शहरों के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसमें मेयर बनते हैं। इन सब की जो एज है ना, चाहे गांव का पंच हो, सरपंच हो, मेयर हो, इन सब की एज कर रखी है 21 ईयर्स। 21 साल का आदमी ही सरपंच बन सकता है, पंच बन सकता है, मेयर बन सकता है, नगर पालिका चेयरमैन बन सकता है। तो इन सब में रूल्स हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट के और ये रूरल लोकल गवर्नमेंट के। तो ठीक है बच्चों, आज का ये था हमारा टॉपिक, भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।